ठीक है। तो सबसे पहले प्रोमिस से पहले एक बार कॉल बैक्स को रिवाइज किया जाता है। पहले कॉल बैक्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार पहले कि कॉल बैक्स क्या होते थे और उनकी पूरी की पूरी फंक्शनलिटी देखते हैं कि इवेंट लूप्स के साथ ये पूरा का पूरा एक्चुअल फंक्शन कैसे करते थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यार कॉल बैक्स में देखो कुछ ऐसा है। हमने क्या देखा था कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर W1 वर्क हो रहा हो और उसके बाद फंक्शन 2 को कॉल लगा देते हैं हम W2 काम करने के लिए। क्या था? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर W1 वर्क हो रहा हो और फिर फंक्शन 2 को कॉल लगा देते हैं W2 काम करने के लिए। इस फंक्शन को हम क्या बोल रहे थे? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन था। हमें कॉल बैक फंक्शन लिखना आता है, बट अब उसको देखते हैं कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में वर्क कैसे करता है असिंक्रोनस फंक्शंस के लिए। असिंक्रोनस फंक्शंस के लिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा fs डॉट रीड फाइल सिंक नहीं, सिर्फ रीड फाइल एक ऐसा फंक्शन था, एक असिंक्रोनस फंक्शन था। इसके अंदर हम क्या पास करते थे? फाइल नेम, UTF-8 और कॉल बैक। ठीक है, तो ये एक्चुअल में करता कैसे होगा, ये काम कैसे करता होगा, ये वाला फंक्शन जो है काम कैसे करता होगा एक्चुअल में, ये देखते हैं मेमोरी मैप में। तो सपोज ये लिखा हुआ है fs डॉट रीड फाइल। सपोज करो ये लिखा हुआ है fs डॉट रीड फाइल abc डॉट txt UTF-8 कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक। क्या मिलेगा यहाँ पर? डेटा। पहले एरर मिलता है फिर डेटा मिलता है? जल्दी से बताओ, याद है या नहीं? एरर। देख एरर। बिल्कुल सही। सर हाँ जी बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर सर। है क्लियर है सर। नेटवर्क में इशू होगा सर कुछ। ठीक है, चलो फिर एरर और डेटा मिलता है और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा। कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, तो यार ये मेन मेमोरी पर कैसे काम करता होगा? मान लो आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, तो मेन मेमोरी पर कैसे काम कर रहा होगा इसको ये देखते हैं। ये आपका स्टैक, ये आपकी वेब एपीआई। सर हमने वहाँ पे एररेस और HTML क्यों नहीं लिखा है? क्या? हमने जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वहाँ पे एर रिस्पॉन्स और HTML क्यों नहीं लिखा? ए, आप लोग कॉल बैक फंक्शन पढ़ चुके हो ना? हाँ याद करो कॉल बैक फंक्शन कब करवाया था मैंने? शायद उधर करवाया होगा, डब्ल्यू कैट वगैरह में कहीं करवाया था क्या? ऑपरेटर से पहले सर। चीरियो में मतलब करा। करवाया था ना मैंने, fs डॉट रीड फाइल फंक्शन करवा चुका हूँ ना मैं पहले। चीरियो के समय। हाँ ठीक है, मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ। fs डॉट रीड फाइल कभी नहीं करवाया मैंने एक बार भी। जी करवाया सर। सब करवाया है। ठीक है ठीक है। एरर और डाटा फिर तो आपको याद ही होगा कि पहले एरर आता था, फिर डाटा मतलब जो ये फाइल रीड करके लेके आया है वो चीज आती है इसके अंदर, जो भी रीड करके लेके आया है वो आता है। ठीक है, तो स्टैक वेब एपीआई, आपको सिर्फ स्टैक और वेब एपीआई के बारे में पता था, इसके बारे में नहीं पता था जहां तक मुझे याद है। इवेंट लूप अभी बना रहा हूँ, अभी बता दूँ क्या है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कैसे काम करता है ये। ऊपर हमारी मेरी fs डॉट रीड फाइल लिखी हुई है, याद रख लेना fs डॉट रीड फाइल लिखी हुई है, वरना दिखाई देता है कंट्रोल माइनस
ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन कहाँ पर आएगी, मेरे मेन स्टैक में आएगी। मेरे मेन स्टैक में आई fs.read फाइल। ठीक है, मेरे मेन स्टैक में क्या है, fs.read फाइल। बट जैसे ही मेरे मेन स्टैक को ये बात पता चली कि एक असिंक्रोनस फंक्शन इसने कहाँ डाल दिया, इसको कहाँ डाल दिया, वेब एपीआई के अंदर डाल दिया। आपको सिर्फ इतनी बात पता थी, ठीक है। अब क्या होता है वेब एपीआई में W1 वर्क करने के बाद, यानी कि वेब एपीआई में कौन सा काम होता है, रीड फाइल करने वाला काम। कॉल बैक वेब एपीआई में जाकर नहीं होता, रीड फाइल करने का काम जैसे ही वेब एपीआई में हुआ, हमारी वेब एपीआई क्या करती है, उस कॉल बैक को, जो ये कॉल बैक था, इसको उठाकर कॉल बैक क्यू में फेंक देती है, कॉल बैक क्यू में पटक देती है। ठीक है, एक क्यू होती है यहाँ पर, उसके अंदर डाल देती है। अब इवेंट लूप का क्या काम होता है, इवेंट लूप हमारी क्यू पे हमेशा लिसन करता रहता है, हमारी क्यू पे और स्टैक पर। इवेंट लूप क्या करता है, हमारी क्यू पर और स्टैक पर हमेशा लिसन करता रहता है कि भैया कॉल बैक के अंदर कुछ आया या नहीं आया, और स्टैक खाली है या नहीं है। इस बात को दोबारा सुनो, क्या करता है इवेंट लूप, एक तो कॉल बैक लूप क्यू में ये चेक करता रहता है कि कॉल बैक कोई आया है या नहीं आया है, और स्टैक खाली है या नहीं है। अगर स्टैक खाली होता है, इस कॉल बैक को यहाँ डाल देता है रन होने के लिए, इस कॉल बैक को मेन स्टैक में डाल देता है रन होने के लिए। ठीक है, और फिर हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाता है, डाटा प्रिंट हो जाता है। बट ये तभी होता है जब हमारा स्टैक खाली हो, और इस क्यू में वही रन होता है सबसे पहले, जो इसमें पहले आएगा वही रन होगा। अब हमने बहुत सारे केसेस देखे थे जिसमें आप लोगों ने पूछा सर कि बहुत सारी वेब एपीआई रन कर रही है कि पहले कौन चलेगा। यार आई डोंट नो, पहले जो भी इस कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा, इस कॉल बैक क्यू के अंदर जो भी पहले आ जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, उस बेसिस पर ये चल जाएगा। और इवेंट लूप क्या भी चेक करता था कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो ये कंपलसरी है कि स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, तभी आपका कॉल बैक फंक्शन चलेगा, वरना आपका कॉल बैक फंक्शन नहीं चलेगा किसी भी हालत में। तो कैसे काम करता है, सबसे पहले मेन स्टैक क्या चेक करता है कि फंक्शन असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। अगर फंक्शन सिंक्रोनस है तो वो मेन स्टैक में चलता रहता है, अगर असिंक्रोनस है तो कहाँ चलता है, वेब एपीआई में चलता है। वेब एपीआई अपने अंदर W1 वर्क करने के बाद कॉल बैक को उठाकर क्यू में फेंक देती है, और फिर इवेंट लूप का क्या काम होता है, क्यू पर लिसन करते रहना कि कॉल बैक आया कि नहीं आया, कोई कॉल बैक है या नहीं है, और फिर स्टैक के ऊपर लिसन करते रहना कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक खाली होता है तो इवेंट लूप क्या करता है, कॉल बैक को उठाकर मेन स्टैक पर रन कर देता है। क्या ये चीज क्लियर हुई कि इवेंट सर एक लूप, बार रिपीट कर दो। अच्छा सर हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर स्टैक तो हमारा इस पे काम करता है ना कि फर्स्ट इन लास्ट आउट पे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि स्टैक यहाँ पे खाली जो। होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टैक की बात कर रहा हूँ, स्टैक खाली होना चाहिए बस। यस सर। क्यू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर रही है, क्यू। स्टैक जो आपने बोला एग्जैक्टली क्यू भी तो है ना यहाँ पर, देखो यस सर। ये रही क्यू, ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर सकती है ना। यस सर। तो स्टैक तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट इवेंट लूप हमेशा स्टैक के खाली होने का वेट करता है, खाली होना चाहिए स्टैक बिल्कुल। और सर जो आप ये अगर हमारे 4-5 वेब एपीआई होते हैं, और ये आप बोल रहे हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट पे सर्व होता है ये, तो बिल्कुल, ये स्टैक में चलता है या क्यू में चलता है? वेब एपीआई तो पैरेलली चलते हैं, ये क्यू में थोड़ी ना चलता है। देखो अलग अलग है, देखो दोनों को तुम कुछ गलत समझ रहे हो, इनको दोबारा से सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक आपका ये फंक्शन है fs.read फाइल, ठीक है, अभी लिख नहीं रहा हूँ पूरा। fs.read फाइल एक असिंक्रोनस फंक्शन है, और यस एक है आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन तब चलेगा जब फाइल रीड हो चुकी होगी, है ना। जी। चलो अब बनाकर देखते हैं। अब मेन स्टैक पर सबसे पहले ये चलेगा, यस सर। मानते हो, यस ये सर। आया मेन स्टैक पर। मेन स्टैक को क्या पता चला कि ये कैसा है, असिंक्रोनस है। यस सर। कहाँ चला गया, वेब एपीआई में। अब वेब एपीआई में नॉर्मली चल रहा है, क्यू स्टैक का कोई चक्कर नहीं है, नॉर्मली वो अपनी फाइल को रीड कर रहा है। जैसे ही फाइल रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये क्यू के अंदर अपने कॉल बैक को, इसका कॉल बैक कौन था, ये अपने कॉल बैक को इधर डाल देगा। ठीक है, अब Yes, क्यू sir. में कॉल बैक आया, मान लीजिए fs.read फाइल में एक और लिख दूं यहाँ पर,
fs डॉट रीड फाइल, ये 1 था, ये 2 है, तो fs डॉट रीड फाइल वापस यहाँ पर आएगा मेन फाइल में, यस सर। सिमिलरली वेब एपीआई में चलेगा, जी। है ना। अब ये दोनों वेब एपीआई ऑलमोस्ट पैरेलली चली होंगी, बताओ क्यों? क्योंकि मेन स्टैक ने तो कुछ किया ही ना, आते ही उनको वेब एपीआई में डाल दो, ऑलमोस्ट पैरेलली चली होंगी, मानते हो? यस सर। अब कोई फाइल हो सकता है कि 1 छोटी हो या फिर 2 बड़ी हो, या फिर 1 बड़ी हो या फिर 2 छोटी हो, तो ये भी मानते हो कि रीड फाइल में दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा, और हम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा किसमें, है ना। यस सर। अब इसमें से जो पहले आया होगा, मान लीजिए इसका कॉल बैक 1 है और इसका कॉल बैक 2 है, कॉल बैक 2, यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर जो पहले आया होगा, कॉल बैक 1 अगर पहले आया होगा और कॉल बैक 2 बाद में आया होगा, तो कॉल बैक 1 पहले मेन स्टैक में जाएगा, फिर कॉल बैक 2 जाएगा, पहले कॉल बैक 1 जाएगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉल बैक 2 जाएगा। पहले कॉल बैक 1 आया, यस सर। वो एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली, मेन स्टैक से निकल गया, फिर उसके बाद कॉल बैक 2 आया और फिर वो खत्म होकर निकल गया। ऐसा भी हो सकता था कि कॉल बैक 2 पहले आ जाए और कॉल बैक 1 बाद में आ जाए, तो क्या होगा, कॉल बैक 2 पहले मेन स्टैक पर एग्जीक्यूट होगा और कॉल बैक 1 बाद में एग्जीक्यूट होगा। मतलब टोटली डिपेंड है कि कितना देर में वो कोड कंपाइल हो रहा है fs डॉट रीड फाइल। मतलब रीड फाइल कंप्लीट हो रहा है। अब रीड फाइल किस पर डिपेंड करता है? फाइल के साइज पर, है ना। यस सर। अब हमें पता नहीं फाइल का साइज कितना है, एग्री करते हो ना, फाइल का साइज, और फाइल का साइज पता भी हो, हमें नहीं पता कि कौन माइन्यूट से सेकंड से पहले आ सकता है, माइन्यूट से सेकंड से कौन डिले आ सकता है ना। यस सर। वी कांट प्रेडिक्ट इट, तो Yes. ऐसे रन करता है ये, ठीक है। तो इवेंट लूप का बस ये काम समझो कि इवेंट लूप का काम क्या है। इवेंट लूप का काम क्या है, अगर मेन स्टैक खाली है, क्यू में से जो भी पहले आया था उस कॉल बैक फंक्शन को उठाएगा, मेन स्टैक पर डाल देगा रन होने के लिए। जब Yes. वो रन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर से मेन स्टैक जब खाली हो जाएगा, फिर से मेन स्टैक जब खाली हो जाएगा, दूसरे कॉल बैक को उठाएगा और फिर मेन स्टैक पर डाल देगा। क्या इवेंट लूप की फंक्शनिंग क्लियर है कि इवेंट लूप करता क्या है? यस सर। सर ये जो क्यू होता है, ये वेब एपीआई और क्यू में क्या रिलेशन है, समझ नहीं आया। मतलब क्यू वेब एपीआई W1 वर्क करने के बाद, W1 वर्क मतलब मेन वर्क, जैसे कि रीड फाइल का मेन काम है फाइल को रीड करना, उसके बाद जो हमने कॉल बैक पास किया होता है उसको क्यू में डाल देते हैं। अब कॉल बैक को कहीं ना कहीं स्टोर होने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो यहाँ आकर स्टोर होता है। और फिर इवेंट लूप का काम क्या होता है, इस क्यू से मेन स्टैक पर डालना, बट एक कंडीशन है, मेन स्टैक खाली होना चाहिए। इस क्यू से कॉल बैक को मेन स्टैक पर डालना, बट कंडीशन क्या है, मेन स्टैक खाली होना चाहिए। सर अगर खाली नहीं रहा तो? खाली नहीं रहा तो कॉल बैक कभी रन ही नहीं करेगा। जब तक खाली नहीं होगा कॉल बैक रन नहीं करेगा। जब तक हमारा मेन स्टैक खाली नहीं होगा कॉल बैक रन नहीं कर सकता। सर कॉल बैक रन तो मेन स्टैक पे कर रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रन मेन स्टैक पे कर रहा है, बट उसको मेन स्टैक पर जाना भी तो पड़ेगा। मेन स्टैक पर उसे सिर्फ इवेंट लूप पहुंचा सकता है और कोई नहीं पहुंचा सकता। सर तो W1 वर्क है जो हमेशा वेब एपीआई में ही होगा? क्या? W1 वर्क जो है वो हमेशा वेब एपीआई में होगा? हाँ जी, बिल्कुल, हमेशा वेब एपीआई में होगा। तो W1 वर्क जो है हमेशा ही रीड फाइल ही करेगा हमेशा? क्या? W1 वर्क जो है रीड फाइल ही होगा? रीड फाइल? हाँ जी, W1 वर्क रीड फाइल है, बिल्कुल, जो मेन काम होता है आपकी एपीआई का। जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट एपीआई का मेन काम बताओ जल्दी से, क्या आपकी रिक्वेस्ट एपीआई का मेन काम बताओ, क्या है मेन काम, मेन वर्क? यूआरएल। सर हाँ, यूआरएल के ऊपर, यूआरएल को रीड करके, मतलब यूआरएल से डाटा फेच करना। अब डाटा फेच होने के बाद सब कुछ कॉल बैक है। जैसे ही डाटा एचटीएमएल फेच हो गया, एचटीएमएल फेच करना रिक्वेस्ट का मेन काम है। एचटीएमएल फेच होते ही वो सारा काम कहाँ पर हो रहा है, मेन स्टैक पर, बट एचटीएमएल फेच करने वाला काम कहाँ पर हुआ, वेब एपीआई में, ठीक है। सर तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे फाइल वेब एपीआई में रीड हुआ, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद क्यू में गया, हाँ, और डायरेक्ट स्टैक में चल गया अगर स्टैक खाली है तो? हाँ जी, अगर स्टैक खाली तो स्टैक में चला जाएगा। तो फिर इवेंट लूप का इस बिग रोल में यही है, सिर्फ ये इवेंट लूप ये चेक करता है स्टैक खाली है या नहीं? बिल्कुल, इवेंट लूप का काम यही है एकदम, कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक खाली है तो क्यू से जो भी पहले आया हुआ है उसको उठाकर स्टैक में डाल देना। सर कॉल बैक फंक्शन पहले क्यू में जाने के बजाय डायरेक्ट स्टैक में जा सकता? नहीं जी, रीजन देखिए क्यों नहीं जा सकता कॉल बैक फंक्शन डायरेक्ट स्टैक में। अब मान लीजिए यहाँ पर मेन स्टैक में कुछ काम चल रहा है, मेन स्टैक में
कुछ वर्क चल रहा है, ठीक है। अब क्या आप स्टैक के ऊपर से डालते हो या फिर बीच में नीचे से भी कहीं डाल सकते हो? ऊपर से डालते हैं। ऊपर से डालते हो ना। अब देखो एक सीक्वेंस है, मान लीजिए मैंने बहुत सारी रीड फाइल लगा दी, बहुत सारी रीड फाइल लगा दी, ठीक है, और मेरा कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्क रन हो रहा था, मेरा कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्क रन हो रहा था। सपोज करो मेरा मेन इंपॉर्टेंट वर्क 3 फंक्शन के साथ बना था, F1, F2, F3, और इन तीनों को एक साथ सीक्वेंस में रन होना था, एक साथ सीक्वेंस में रन होना था। बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा था और उन तीनों को एक साथ सीक्वेंस में रन होना था। मेरे कॉल इसके अंदर पड़े हैं F1, फिर ऊपर पड़ा है F2, फिर ऊपर पड़ा है F3, ठीक है। F3 एग्जीक्यूट हो रहा है बट F2, F1 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। इससे पहले क्या हुआ, बहुत सारे रीड फाइल आकर पड़ गए यहाँ पर डायरेक्टली, बहुत सारे रीड फाइल के कॉल बैक्स, पूरा स्टैक भर दिया मेरा उठाकर इन्होंने। बहुत सारे रीड फाइल के कॉल बैक्स आ गए और पूरा स्टैक भर दिया मेरा इन्होंने, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे तो। मतलब कि आपका जो मेन, जैसे कि ये समझो कि आपका सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से मतलब मेरा हो सकता है कुछ फाइल डाउनलोड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको बीच में रोकना। मतलब आप ये सोचो आपकी कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, ये समझो, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है ज्यादा, कि आपकी एक मूवी डाउनलोड हो रही है, ठीक है, और बीच में कुछ और काम होने लग जाए, विल यू लाइक दिस? मतलब कि अजीब नहीं लगेगा आपको कि फाइल डाउनलोड होते होते एकदम से रुक गई, पॉज हो गई और कुछ काम होने लग गया? समझ रहे हो? एक काम आपका बीच में ही रुक गया कंप्लीट होने से पहले ही। सर जैसे कि प्ले स्टोर में होता है वैसे, है ना? क्या प्ले स्टोर में जैसे होता है कि एक जब तक डाउनलोड नहीं होता दूसरा ऐप तब मतलब जब तक ये नहीं होता, तो वो सिंक्रोनाइजेशन मिस कर जाएंगे हम। क्या मिस कर जाएंगे? सिंक्रोनाइजेशन। मान लो अब F3 काम हो रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ, अब स्टैक में टॉप पर कौन आ गया? रीड फाइल आ गया, तो पहले टॉप वाला रन करता है ना हमेशा स्टैक, यस सर। है ना? तो F3 को बीच में ही रोक कर रीड फाइल रन करने लग जाएगा। आप लोगों को अजीब नहीं लगेगा ये बात? सिंक्रोनाइजेशन वो नहीं हो जाएगी हमारी, खराब नहीं हो जाएगी हमारी सिंक्रोनाइजेशन, है ना? तो सिंक्रोनाइजेशन खराब ना हो इसलिए हमेशा हमारा इवेंट लूप क्या करता है, मेन स्टैक को फ्री होने का वेट करता है, फिर कॉल बैक को रन करता है, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन की सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंक्रोनाइजेशन खराब होने से क्या कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग कर सकता है, मतलब कि आपकी विंडोज चलना ही बंद हो जाए। आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखा, ऐसा हो जाएगा कि आपकी विंडोज ही चलना बंद हो जाएगी, बीच में अटक जाएंगी, डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। अगर सिंक्रोनाइजेशन हम अच्छे से अचीव ना करें तो डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। तो इसी सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए हमने इवेंट लूप बनाया है, और इवेंट लूप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं कि भैया मेन स्टैक खाली होगा तो मैं कॉल बैक को रन करूंगा, वरना देयर इज नो नीड टू रन द कॉल बैक। सर कॉल बैक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है तो जो ये नहीं जी, कॉल बैक असिंक्रोनस रीड फाइल हमारे द्वारा लिखा हुआ, नहीं होगा। दोबारा बोलो सर। कॉल बैक सिंक्रोनाइज फंक्शन होता है एसिंक्रोनाइज? हमारे द्वारा लिखा हुआ कोई भी कोड, हमारे द्वारा लिखा हुआ कोई भी फंक्शन सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज होता है, बिल्कुल। वो मेन स्टैक में ही रन करेगा, हम कुछ भी कर ले हम उसको एपीआई में रन नहीं करवा सकते, मेन स्टैक में ही रन करेगा। तो सर कॉल बैक हमारा सिंक्रोनाइज भी है और इवेंट लूप फिर भी उसी सिंक्रोनाइज फंक्शन को सिंक्रोनाइज मैनर में स्टैक में भेज रहा है। रन करता है, बिल्कुल। मेन स्टैक पर वो सिंक्रोनाइजेशन अलग, वो सिंक्रोनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो अलग थी, वो अलग है। हाँ जी, वो प्रोसेसेस की आपस में सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे कि मैंने अभी F3 और रीड फाइल की बात करी, F3 और रीड फाइल दोनों एक दो अलग अलग प्रोसेसेस है ना? यस सर। इन दोनों में आपस में सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा था वो मैं। और जो आप सिंक्रोनाइजेशन की अभी बात कर रहे हो वो सीरियल ऑर्डर में रन होता है या नहीं होता, इसकी बात कर रहे हो। ओके जी। सर ये डेडलॉक का क्या बताया था आपने? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो प्रोसेसेस का आपस के बीच में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हैंग हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस अक्कर हो सकते हैं। तो इसी चीज को मतलब कि प्रोसेसेस में आपस में तालमेल ना बिगड़े, प्रोसेसेस का आपस में तालमेल ना बिगड़े। तालमेल कैसे बिगड़ सकता है? जैसे कि अब मान लो आपके पास मॉनिटर है, जो मॉनिटर तो एक ही है ना, जो स्क्रीन पर शो करता है। अब दो प्रोसेस एक साथ इस पर शो करना चाहेंगी
दो प्रोसेस एक साथ इसमें शो करना चाहिए, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा पॉसिबल, है ना? Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशंस अक्कर ना हो, ऐसी सिचुएशंस अक्कर ना हो, इसलिए हम जनरली हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो ऐसे बने हुए कि प्रोसेसेस के बीच में आपस में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। तो जावास्क्रिप्ट भी इसी चीज को फॉलो करती है, तभी उसने इवेंट लूप बनाया और बोला कि स्टैक जब खाली होगा तभी कॉलबैक स्टैक में जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, वरना गड़बड़ कर देगा ये जाकर। ठीक है सर मैं एक चीज बोलती हूँ, आप बताना अगर मैंने गलत बोला तो। जैसे आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया F1 F2 F3, तो फिर F1 F2 F3 पहले कोड में एग्जीक्यूट है, वेब एपीआई में गए, फिर उसमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग C1 C2 C3 कॉल बैक फंक्शंस थे। तो F1 को एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लगे, F2 को 2 और F3 को 1। तो फिर सबसे पहले क्यू में F3 आएगा, फिर F2 आएगा, फिर C3 आएगा, C2 आएगा, C1 आएगा, राइट? एक मिनट, कॉल कहाँ की बात कर रहे हो आप? ये तो मेन स्टैक की बात कर रहा था मैं, क्यू की बात ही नहीं थी। हाँ मतलब दिस वाज योर मेन स्टैक। हाँ पर वेब एपीआई से तो क्यू में ही जाएंगे ना। ये बात हो रही थी कि वेब एपीआई से कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली उसमें आ जाए, मेन स्टैक में आ जाए तो क्या होगा? हाँ पर ऐसा होता नहीं ना, क्यू में जाएंगे ऐसा ना। होता नहीं, बिल्कुल क्यू में जाते हैं 100%। तो इस केस में पहले F3 जाएगा, फिर F2 जाएगा, फिर F1 जाएगा क्यू में, है ना? अगर F3 F2 F1 कॉल बैक फंक्शंस हैं तब भी मैं बता नहीं सकता ना कौन जाएगा। देखो आप रीजन उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है, वो बोल रहे हैं F3। अच्छा आपने टाइम लिमिट दी है, हाँ, मुझे वो बोल रहे हैं दोबारा। F3 1 सेकंड है। एक मिनट रुको, देखो मैं लिखता हूँ आप फिर बताना मुझे। देखो मैं ये मानता हूँ कि F1 एक असिंक्रोनस फंक्शन है और उसका कॉल बैक है C1, ठीक है। एक F2 असिंक्रोनस फंक्शन है, उसका कॉल बैक है C2। अब F3 एक असिंक्रोनस फंक्शन है, उसका कॉल बैक है C3। अब बताओ। अब F1 को कंप्लीट होने के लिए 3 सेकंड चाहिए, F2 को 2 और F3 को 1। तो अब क्यू में सबसे पहले अब ये F3 आएगा। तीनों हाँ, क्यू में सबसे पहले C3 आएगा, कॉल बैक आएगा ना सिर्फ। F3 ने अपना काम कर लिया, फिर उसके बाद C2 आएगा, फिर C1 आएगा। और मेन स्टैक में भी पहले C3 जाएगा, फिर उसके बाद C2 जाएगा, फिर उसके बाद C1 जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गए। सर एक चीज बोलनी है, जो भी हम कोड लिखते हैं वो सिंक्रोनस होता है? बिल्कुल, ओके। जो भी आप कोड लिखते हो वो सिंक्रोनस होता है। वो 1 बाय 1 सीरियली मेन स्टैक में आकर रन होगा। मतलब कि आपका लिखा हुआ कोड वेब एपीआई में रन नहीं हो सकता। सर जैसे क्यू का एक फंक्शन है कि मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सर C3 C2 और C1 एक साथ कैसे आएंगे? वो तो जब तक C1 जब तक जाएगा नहीं, C2 नहीं आ सकता ना। एक बार दोबारा बोलो। सर जैसे कि क्यू का ये है मतलब फंक्शन है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो सर जैसे C3 आया तो पहले ये उड़ेगा ना, स्टैक में जाएगा ना पहले, तब जाके C2 आएगा ना। नहीं, क्यू में तो कितने भी भर सकते हो ना एक बार में आप, पीछे बैक डाल के। मतलब पीछे से आ रहा है, देखो यहाँ से इन हो रहा है, ये इन है और ये आउट है। अब क्यू में तो आप यहाँ पर जितने मर्जी भर सकते हो ना लाइन में लगाकर, लेकिन जाएगा पहले C3, बस ये श्योरिटी है हमें। फिर जाएगा C2 ही, उसके बाद C1 ही जाएगा, ये श्योरिटी है बस। बट क्यू में तो आप कितने भी भर सकते हो ना एलिमेंट, ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक ही आते एक वक्त पे। ठीक है, क्यू को इवेंट लूप बोलते हैं सर। क्या? क्यू को इवेंट लूप बोलते हैं? नहीं, क्यू को इवेंट लूप नहीं बोलते भाई। ये इवेंट लूप मैंने बनाया था यहाँ पर, याद हो तो। ये मेन स्टैक आपका, ये वेब एपीआई, ये आपकी क्यू, और यहाँ पर इवेंट लूप होता है। इवेंट लूप अलग चीज है। इवेंट लूप का काम क्या है? मेन स्टैक पर चेक करते रहना कि मेन स्टैक खाली हुआ या नहीं हुआ। अगर मेन स्टैक खाली है तो वो क्यू में से एक कॉल बैक को उठाएगी जो भी सबसे आगे होगा, और उसको मेन स्टैक पर एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, इवेंट लूप का काम क्या है? मेन स्टैक पर लिसन करते रहना, मेन स्टैक पर लिसन करते रहना कि मेन स्टैक खाली हुआ या नहीं हुआ। अगर खाली हो गया तो क्यू से एक कॉल बैक को उठाना और मेन स्टैक पर एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो सर, हाँ जी सुन रहा हूँ, बोलो। सर ये जितने भी मॉड्यूल यूज करते हैं जैसे चीरियो पपेटियर, इनके सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारे असिंक्रोनस ही हैं, लाइक cheerio.load या फिर वो जो .go_to जो भी यूज करते हैं। cheerio.load असिंक्रोनस नहीं है। तो जो मॉड्यूल का फंक्शन है वो सिंक्रोनस। रिक्वेस्ट, जब आपको मैंने चीरियो पढ़ाया उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट असिंक्रोनस था। और जब मैंने आपको पपेटियर पढ़ाया, पपेटियर में हर एक फंक्शन असिंक्रोनस था। चीरियो में सिर्फ रिक्वेस्ट था और पपेटियर में हर एक फंक्शन असिंक्रोनस था, जो भी आपने लगाया।
शुरुआत से लेके लॉन्च तक भी। पपी डॉट लॉन्च भी असिंक्रोनस था, ठीक है। और चीरियो में सिर्फ रिक्वेस्ट वाला पार्ट असिंक्रोनस था। चीरियो में तो हमने अवेट यूज नहीं किया ना, आई थिंक। चीरियो में तो हमने सिर्फ कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल किया, राइट, है ना? यस यस सर ना, रिक्वेस्ट के ऊपर कॉल बैक लगाया, सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर लगाया, और कहीं पर भी कॉल बैक नहीं लगाया होगा हमने, क्योंकि रिक्वेस्ट ही एक असिंक्रोनस फंक्शन था ऑलरेडी, बस, और कोई था ही नहीं। और पपीटियर में हर एक असिंक्रोनस फंक्शन के आगे अवेट लगाया होगा हमने, याद करो। यस सर। मैं ये सोच रहा था, मुझे जीरो डॉट लोड हमने नहीं लिखा फंक्शन, ये प्रीबिल्ट फंक्शन है, तो क्या? ये क्या है? ये सिंक्रोनस है क्या असिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है, चीरियो डॉट लोड सिंक्रोनस है। चीरियो के हर फंक्शन सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस काम ही नहीं करता चीरियो, ठीक है। सिर्फ वो करता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाज असिंक्रोनस ओनली, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपको ये बात पता चल गई कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल आपको ये पता है असिंक्रोनस होते हैं, है ना? पता है ना? यस सर। चलो फिर, अगर आपको ये बात पता है तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे और इसका मेरे को जवाब दीजिएगा, और उसको इवेंट लूप वेब पे क्यों सबको ध्यान में रखते हुए दीजिएगा प्लीज। और कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हैंड रेज कर लेना कि मेरा हो गया। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बता देना, समझा देना। हाँ हाँ, समझाऊंगा। ठीक है जी, तो एक वेरिएबल है लेट एज इक्वल टू ट्रू, एक वेरिएबल बनाया मैंने लेट एज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन लिखा है, फंक्शन ए इक्वल टू फॉल्स, क्या करेगा ये फंक्शन ए को फॉल्स कर देगा आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड। और यहाँ पर एक वाइल लूप लिखी है, वाइल ए, ठीक है, सॉरी ऐसा हो गया, वाइल ए। ठीक है, वाइल ए कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि हेलो कितने टाइम तक प्रिंट होता रहेगा, टाइम बताओ कितने टाइम तक हेलो प्रिंट होता रहेगा, ध्यान से सोचो और करो, कितने टाइम तक वो होता रहेगा, हेलो सेट प्रिंट टाइम होता आउट रहेगा। एसिंक्रोनस। सेट टाइम आउट असिंक्रोनस होता है, सेट टाइम आउट असिंक्रोनस होता है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। बस रेज हैंड करना, कोई भी जवाब नहीं देगा, सोचो और रेज हैंड करो, कोई भी जवाब नहीं देगा बस, कि कितने टाइम के लिए रन होगा।
बस 16 लोगों ने, किसी ने ट्राई नहीं किया? गलत सही कुछ तो सोचा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचा होगा ना कि क्या होगा। समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है अभी। सर कंसोल डॉट मतलब कितनी बार चलती है एक सेकंड में ये चीज? कितने टाइम तक हेलो प्रिंट होगा, मैंने ये पूछा है। कितने टाइम तक, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा ये नहीं कह रहा हूँ, कितने टाइम तक हेलो प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, ये 10,000 का मतलब 10 सेकंड है। अच्छा चलो मैं करवाता हूँ रेज हैंड को, ऐसे नहीं बताऊंगे तुम लोग। लोअर ऑल हैंड्स। कितने लोग बोलते हैं? अच्छा कोई एक बंदा, कोई एक, मैं ही करवा देता हूँ, रुको। हरमन अपना आंसर बोलो। हरमनदीप सिंह। सर इन्फिनाइट टाइम चलता रहेगा। अच्छा चलो हरमन, ठीक है ठीक है, हरमन ने बोल दिया इन्फिनाइट। अच्छा इसके अलावा किसी और का कोई आंसर है? सर 10 सेकंड्स तक। यस सर, मेरा भी 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड वो से पहले तक सिंक्रोनस चलेगा। फंक्शन को कॉल करेगा और वो फॉल्स कर देगा बस तो वो बाहर आ जाएगा। बस बस एक से ही कहा था यार, सर ठीक है। सर तो 10 जब तक सेकंड एक बाद ट्रू एक मिनट फॉल्स नहीं रुको, होगा तब तक बस चलते बस रहेगा। बस 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 एक से कहा था यार, ठीक है। 10 हो गया, इन्फिनाइट हो गया। इन 10 और इन्फिनाइट के अलावा किसी और का कोई आंसर है? सर इन्फिनाइट चलेगा, हर 10 सेकंड बाद प्रिंट होते रहेगा। और 10 सेकंड के बाद प्रिंट होता रहेगा? क्या बोल रहे हो, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। चलो मैं अब रेज करवाता हूँ। सर इन्फिनाइट टाइम चलेगा बिकॉज स्टैक एम्प्टी नहीं होगा कभी भी, इसलिए वो जी वो क्यू ठीक से है वो। स्टैक में नहीं आ पाएगा। अरे रुको तो भैया, मानते क्यों नहीं हो तुम लोग? अब वो आंसर रेज, वो हैंड रेज करो जिनका जो कहते हैं कि 10 सेकंड तक हेलो प्रिंट होता रहेगा। 10 सेकंड तक लगातार हेलो प्रिंट होता रहेगा, कितने लोग बोलते हैं? ठीक है 19 लोग, ऐसा 20। और कोई बोल रहा हो तो यार जल्दी से रेज हैंड कर लो। और सबको खड़ा करना जरूरी है हाथ, मतलब कि रेज हैंड करना जरूरी है। तो चॉइस तो आपको लेनी पड़ेगी इन दोनों में से कोई एक। ठीक है तो हम टोटल 65 हैं, उसमें से 22 बोलते हैं कि 10 सेकंड चलेगा। और एक मिनट को लोअर हैंड्स करने दो। अब बोलो जो कहते हैं कि अनलिमिटेड चलेगा, इनडेफिनेट इनफिनिट टाइम चलेगा। तीस और 22 52। जिसने रेज हैंड नहीं किया था भाई कर लो प्लीज। ठीक है तो ये तो हर बार होता ही है। 52 में से यानी कि 8 5 13, 13 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है चलो
छोड़ो बस, हो गया, ठीक है। तो भैया इनफिनाइट इज द राइट आंसर, देखते हैं क्यों। इनफिनाइट एकदम सही आंसर है, देख लेते हैं क्यों ऐसा है। ठीक है, तो इसका मेन स्टैक बनाते हैं, वेब एपीआई बनाते हैं, क्यू बनाते हैं और इवेंट लूप बनाते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू ट्रू, पहले तो ए नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा मेमोरी में जहां पर ट्रू स्टोर्ड है। फिर उसका सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन मेन स्टैक में आया होगा और आते ही सीधा कहाँ चला गया होगा, वेब एपीआई में। वेब एपीआई में, ठीक है, कि 10 सेकंड के बाद मैं कॉल बैक फंक्शन फेंक दूंगा, कॉल बैक फंक्शन को डाल दूंगा क्यू में, ठीक है, 10 सेकंड के बाद। ठीक है, फिर वाइल लूप आया होगा मेन स्टैक में, वाइल ट्रू तुम्हारा चलता जा रहा है, वाइल ट्रू तुम्हारा चलता जा रहा है, ठीक है। वाइल ए का मतलब वाइल ट्रू ही है, ए की वैल्यू क्योंकि ट्रू है, ये चल रहा है मेन स्टैक में, ये मेन स्टैक में चल रहा है और हेलो आपका प्रिंट होता जा रहा है, आपका हेलो प्रिंट होता जा रहा है, मतलब नॉन स्टॉप प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है, जितने भी आपकी सीपीयू की कैपेसिटी है। जैसे ही 10 सेकंड बीत गए, अब 10 सेकंड बीत चुके हैं, कॉल बैक फंक्शन क्यू में आया, कॉल बैक से मेरा मतलब है ये वाला फंक्शन, ये क्यू में आया। अब इवेंट लूप क्या कह रहा है, मेन स्टैक भैया क्या आप खाली हो, इवेंट लूप कह रहा है यार नहीं मेन स्टैक तो खाली नहीं है, अब तुझे कॉल बैक को क्यू में कैसे डालूं, कॉल बैक को सॉरी मेन स्टैक में कैसे डालूं, कॉल बैक को मेन स्टैक में कैसे डालूं, मेन स्टैक खाली ही नहीं है, वाइल लूप वहां पर रन हो रही है, वाइल लूप वहां पर कॉन्स्टेंटली रन हो जा रही है, मेन स्टैक खाली नहीं है, तो ये कॉल बैक कभी मेन स्टैक में जाएगा ही नहीं। अगर ये कॉल बैक कभी मेन स्टैक में जाएगा नहीं तो ए कभी फॉल्स होगा ही नहीं, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ए कभी फॉल्स नहीं होगा जब तक ये कॉल बैक मेन स्टैक में नहीं जाएगा, ये कॉल बैक मेन स्टैक में नहीं जाएगा। तो इसका आंसर आएगा इनफिनाइट टाइम, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, या तो उन्होंने दिमाग में ये डायग्राम सोचा नहीं जो मैंने अभी बनाया, या फिर उन्होंने कॉपी पेन पर बनाकर नहीं देखा, ठीक है। स्टैक में तो फंक्शंस आते हैं ना, लूप स्टैक में कैसे जाता है, लूप स्टैक में कैसे जाता है, मतलब console.loop will keep coming in the stack, it will not give the chance to the event loop to put its callback in the main stack, मतलब कि console.log जो है ये keep coming stack मतलब बहुत भर जाएगा, इससे भर आता रहेगा, स्टैक में ये चीज भरती रहेगी console.log नॉन स्टॉप। क्या स्टैक कभी खाली होगा, मुझे तो नहीं लग रहा कभी भी खाली होगा स्टैक। console.log hello will keep filling this stack बहुत तेजी से। सर ओके, बट मेरा ये कंसर्न है कि वाइल तो हमारा एक कंडीशन है, तो क्या कंडीशन को भी हम स्टैक में पुश कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक में तो या तो फंक्शन हम पुश करते हैं। नहीं, स्टैक में आपका पूरा का पूरा यही जाता है, एक मिनट रुको, स्टैक में देखो क्या जाता है, वाइल ए कंडीशन जरूर है, बट ये बताओ कंडीशन क्या कोड अपने आप चेक कर सकता है? नहीं सर, उसे भी तो एग्जीक्यूट होने के लिए कोई जरिया चाहिए होता है ना। यस सर। तो कौन है वो जरिया, मतलब कंडीशन, ये बता रहा हूँ कंडीशन एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है? होती है तो कहाँ जाकर एग्जीक्यूट होंगी? स्टैक में, बट अक्सर हम सर स्टैक कंडीशन को हम इस फंक्शन के अंदर ही रखते हैं। क्या? ज्यादातर कंडीशंस में ज्यादातर हम फंक्शन के अंदर ही कंडीशन डालते हैं, जिसके वजह से चलो आप इसे ऐसा फंक्शन समझ लीजिए, वाइल ए को ऐसा फंक्शन समझ लीजिए जो कि यहाँ पर वाइल ए के ऊपर console.log को फेंकता रहेगा हमेशा। ठीक है, ये तो मानते हो कि console.log हेलो हमेशा चलता रहेगा। यस सर। और मेन स्टैक पर एग्जीक्यूट होगा, तो वाइल ए को ऐसा फंक्शन मान लीजिए जब तक ये ट्रू रहेगा, ये console.log हेलो मेन स्टैक पर आता रहेगा जी। तो इसका मतलब मेन स्टैक कभी खाली तो नहीं होने वाला, नहीं है ना जी। इतना तो मानते हो कि मेन स्टैक खाली नहीं है, नहीं सर, कुछ कर रहा है ना। यस सर। तो जब तक मेन स्टैक खाली नहीं होगा ये कॉल बैक मेन स्टैक पर नहीं आएगा, नहीं, तो कभी ये फॉल्स ही नहीं होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये इन्फिनिट टाइम चलेगा, और इस बात का प्रूफ तो कोड कर ही मिल सकता है, हमें ऐसे मिल ही नहीं सकता। अरे यार मेन फंक्शन कौन सा है, कॉल बैक फंक्शन कौन सा है? कॉल बैक फंक्शन ये है, ये देखो ये रहा आपका जो सेट टाइम आउट में लिखते होते हो आप, दिस इज योर कॉल बैक फंक्शन, दिस वन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉल बैक, ठीक है। दिस इज योर कॉल बैक, सेट टाइम आउट का कॉल बैक है ना कि 10 सेकंड बीतने के बाद इसे कॉल लगा देना, है ना।
सर हमने तो ये बताया, ये दिमाग लगाइए, फिर जो मेन फंक्शन है पहले टाइम आउट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 10 सेकंड बाद व्हाइल लूप चलेगा, जो व्हाइल लूप एनी टाइम चलता रह जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने वो मेन स्टैक वाली चीज बनाकर नहीं देखी, तभी मैंने कहा था कि पूरे के पूरे डायग्राम को दिमाग में रखना है, तो ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो मैंने ये बनाया, तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट a इक्वल्स टू ट्रू while a console.log a को ही प्रिंट करा देता हूँ। देखना a की वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी, हेलो की जगह a प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो और यहाँ पर सेट टाइम आउट, a equals to false। देख लो 10 सेकंड चाहे बीतने का वेट कर लो, स्टिल इट विल कीप प्रिंटिंग द ट्रू। सर कंसोल डॉट लॉग ही बार बार आएगा मेन स्टैक में। बिल्कुल सर, तो ऐसे कोई तरीका ही नहीं है मतलब ए की फिर फॉल्स वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू को चेंज करने का ट्रू से? नहीं, तरीका तो है, बहुत सारे तरीके हैं, आप सिंक्रोनसली कर लो ए को फॉल्स। सर अगर सेट टाइम आपको व्हाइल के अंदर लिख दो तो चल जाना चाहिए। देखें आप क्या कह रहे हो, इसको व्हाइल के अंदर लिख दो। इसको व्हाइल के अंदर लिख के क्या कर लोगे, सेट टाइम आउट बहुत सारे बन जाएंगे। नहीं, क्या बात कर रहे हो, लेट ए व्हाइल के अगर आप इसको व्हाइल के अंदर लिख दोगे, सोच के देखो सेट टाइम आउट कितने सारे बन जाएंगे, समझे नहीं? हर एक कंडीशन में सर बनते जाएंगे हर बार, बहुत सारे सेट टाइम आउट बन जाएंगे। इसको मैंने 1 सेकंड कर दिया, देखो अभी भी ट्रू रन होता जा रहा है, ठीक है, फॉल्स नहीं आएगा कभी भी। सर अगर व्हाइल के अंदर रख देंगे तो हम हर बार बनाएंगे ना, हर बार मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इतनी सारी वेब एपीआई बन जाएंगी चुटकी से सेकंड में ही कि मेरा कंप्यूटर में हैंडल ही नहीं कर पाएगा। डेडलॉक एक बार करके दिखाना भाई, क्या बात कर रहे हो? सर लाइक एक बार ही चलेगा तो ए फॉल्स नहीं हो जाएगा, ये तो ग्लोबल बनाया हुआ ना आपने। ये फॉल्स कैसे हो जाएगा, क्या कहते हैं, कॉल बैक को तो मौका ही नहीं मिलेगा ना तब भी रन होने का। सोच के देखो ना, कॉल बैक को मौका कैसे मिलेगा रन होने का? आप कह रहे हो ये सर समझ इनकी इतनी सारी कॉल बैक्स हैं, बट कॉल बैक रन नहीं हो रही है। सेट टाइम आउट के लिए वेब पेज बनती जाएंगी, कंसोल डॉट लॉग ये होता जाएगा, मानता हूँ, ये दोनों चीज मानता हूँ, बट कॉल बैक स्टिल नहीं रन होगा कभी भी, वही मेन स्टैक खाली नहीं होगी। हाँ ठीक है सर। सर अगर ये व्हाइल के अंदर है तो ये करना तो कैसे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी ना? एक एक करके बोलो। सर ये अगर हम इसके अंदर लिखते हैं तो ये 1 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद कंसोल वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसको अगर तुम ऐसे समझोगे तो कुछ नहीं होगा, तो दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि हमारे दिमाग को सीरियली सोचने की आदत है गंदी, कि हम कैसे करते हैं कि पहले एक स्टेप करेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, फिर तीसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। शुरू से हम प्रोग्रामिंग में ऐसा करते आए, तो हमारे दिमाग को एक गंदी आदत पड़ी हुई है बहुत ज्यादा। अब आपको इसको पैरेलली सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी। पैरेलली कैसे सोच पाओगे? जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे ना आप, तब तक आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है भैया। ये वाला चलने के बाद, सेट टाइम आउट चलने के बाद कंसोल डॉट लॉग क्यों चलेगा? सेट टाइम आउट चलने के बाद ही क्यों चलेगा कंसोल डॉट लॉग? सेट टाइम आउट आपका कैसा फंक्शन है? एक असिंक्रोनस फंक्शन है। ये तो वेब एपीआई में जाने लग गया, कॉल कंसोल डॉट लॉग तुरंत साथ के साथ चल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग तुरंत साथ के साथ चल जाएगा। क्यों? सेट टाइम आउट तो असिंक्रोनस फंक्शन है, उसे तो वेब एपीआई में जाकर रन होना है, होने दो उसे वेब एपीआई में रन, वी डोंट केयर, है ना? तो हमें असिंक्रोनस सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी हमारा काम कैसे, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि हमें सिंक्रोनस चीजें अच्छी लगती है, सीरियल ऑर्डर में हो रही है बहुत अच्छा। आप प्रोग्राम भी लिखते हो ना, आप लॉजिक सीरियल ऑर्डर में सोचते हो, आप जो लॉजिक सोचते हो वो सीरियल ऑर्डर में सोचते हो, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें हमेशा
पैरेलली करने की सोचनी चाहिए चीजों को पैरेलली करेंगे तो टाइम बचेगा हमारे कंप्यूटर का, हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, और सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़नी चाहिए हमेशा। ठीक है, चीजों को पैरेलली करने की सोचो तो जल्दी होंगी चीजें। अपने माइंड को कुछ इस तरह सेट करो कि मैं पैरेलली सोच पाऊं। वो सिंक्रोनस वाली आदत थोड़ी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। आगे आगे हम पैरेलल कोड लिखेंगे तो सिंक्रोनस आदत को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो एक प्रॉब्लम और देता हूँ। सर एक डाउट है मेरा। पूछो। ये वेब एपीआई और कॉल बैक क्यू सब रैम के पार्ट्स है ना? द्वारा वेब एपीआई और कॉल बैक क्यू रैम के ही एलोकेटेड मेमोरीज है ना? वेब एपीआई और कॉल बैक रैम के, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हर चीज रैम पर चलती है। और ये कौन करता है सर? ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये ऑर्केस्ट्रेट करता है ब्राउजर? हाँ जी, ब्राउजर में भी होती है और आपका नोड एनवायरनमेंट में भी होती है, दोनों में होती है फंक्शनैलिटीज। आपका जो नोड एनवायरनमेंट है वो भी V8 इंजन पर रन करता है, और जो आपका क्रोम ब्राउजर है वो भी V8 इंजन पर रन करता है। V8 इंजन और क्रोम ब्राउजर, सॉरी, V8 इंजन के अंदर ये फंक्शनैलिटी है, तो दोनों ही चीजें V8 इंजन यूज करती है, आपका नोड भी और आपका क्रोम ब्राउजर भी। ठीक है, आपका क्रोम ब्राउजर भी V8 इंजन यूज करता है, जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन होता है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, और आपका नोड एनवायरनमेंट भी वही यूज करता है। ठीक है, चलता सब कुछ रैम पर ही है, बेसिकली चलता सब कुछ रैम पर ही। ओके, ये एक्चुअली हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो V8 इंजन जो बता रहे हैं, ये जो मेमोरी के अंदर करता है उसको हमारे दिमाग में विजुअलाइज करने का कॉन्सेप्ट है ये कॉल स्टैक और क्यू और वेब एपीआई ये सब है ना? ये एक्चुअल में प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेड है। ओके ओके। ये एक्चुअल, देखो हम तो नहीं कर सकते इतनी बड़ी चीज इम्प्लीमेंट खुद अपने हाथों से, बट एक्चुअल में ये प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेड है। ये झूठ नहीं है, कोई मतलब कि सोच विजुअलाइजेशन नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोग्रामेटिकली ऐसे इम्प्लीमेंटेड है। समझ गए सर, समझ गए। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है जी, चलो फिर एक प्रॉब्लम मैं देने वाला था। सॉरी, सेट इंटरवल हाँ जी, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है, कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ रेज हैंड। एक ए वेरिएबल है, फिर उसका सेट इंटरवल फंक्शन लिखा है जिसका कॉल बैक ये बोलते हैं कि इफ ए कंसोल डॉट लॉग हेलो, और हर एक सेकंड में ये सेट इंटरवल को कॉल किया जाता है, हर एक सेकंड में सेट इंटरवल को कॉल किया जाता है, और सेट टाइम आउट को 10,500 मिली सेकंड के बाद कॉल किया ए को फॉल्स कर देता है वो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। सो ट्राई इट आउट और रेज हैंड कर लो, बस दैट्स इट। रेज हैंड कर लेना, दैट्स इट, और कुछ मत करना। बार कितने टाइम के लिए? सर कितनी बार या कितना टाइम के लिए? कितनी बार हेलो प्रिंट होगा ये पूछा है, कितनी बार, कितने टाइम तक नहीं, कितनी बार। और सर ये सेट इंटरवल जो पहले वाले में वो 1001 है क्या? 1000 है? 1000 है पूरा, 1000, और वो है नीचे वाला 10,500। मतलब 2.5 सेट सेकंड इंटरवल करता क्या है? सेट इंटरवल यार हर एक सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन चलेगा,
है। तो ये भी हर एक सेकंड के बाद function है। ये वाला फंक्शन हर एक सेकंड के बाद चलेगा। कब तक सर? इनडेफिनेट टाइम तक। मैं कब, जब तक इंटरवल को क्लियर नहीं करता, और मैंने इंटरवल कभी क्लियर नहीं किया, तो इनडेफिनेट टाइम्स। बट मैं ये पूछ रहा था कितनी बार हेलो प्रिंट होगा। सो जैसे ये टाइम आउट फंक्शन एसिंक्रोनस है, तो ये सेट इंटरवल भी एसिंक्रोनस है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों असिंक्रोनस है, दोनों के दोनों एसिंक्रोनस फंक्शन है। सर पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने 10 सेकंड दिया था सेट टाइम आउट, तो मतलब वो हर 10 सेकंड के बाद करेगा उस फंक्शन को कॉल? सेट टाइम आउट था, ये सेट इंटरवल है। सेट टाइम आउट एक ही बार चलता है बस। अच्छा। सेट टाइम आउट 10,500 के बाद बस एक बार चलाएगा, और सेट इंटरवल हर एक सेकंड के बाद एक बार। क्या इंटरवल वाला अपना काम करके स्टैक से बाहर चला जाएगा ना, हर एक सेकंड के बाद। अब भी आप देखो कि क्या करोगे। दोनों के दोनों असिंक्रोनस फंक्शन है, मैंने बता दिया। सेट इंटरवल हर एक सेकंड के बाद अपने कॉल बैक को रन करेगा, और सेट टाइम आउट सिर्फ 10,500 सेकंड के बाद एक बार अपने कॉल बैक को रन करेगा। ठीक है, ओके सर। अब फटाफट रेज हैंड करो और बताओ कि कितनी बार हेलो प्रिंट होगा बस। हेलो, हाँ हाँ यार बताओ क्या जवाब आया। एक मिनट रुको, सब बोलने लगेंगे। रुको रुको रुको, मैं पूछता हूँ। संदीप सोकले, यार तू बता क्या आया। सर 10 टाइम। अच्छा, किसी का, अब एक मिनट रुको, किसी का इसके अलावा कोई जवाब हो तो वो रेज हैंड करना। 10 टाइम्स के अलावा। हाँ यार अनिकेत बताना क्या है। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स? यस सर। 5 टाइम्स ठीक है। किसी का 5 टाइम्स से अलग है, 10 या 5 से अलग। सर जो ये सेकंड टाइम है ना 10,500 बार, तो इतनी देर तक होगा, मतलब 10,500 बार ही प्रिंट होगा। 10,500 बार? अरे 10,500 मिली सेकेंड होते हैं वो। सर मैं एक वो सेकंड 10 सेकंड है। प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब जो भी है ये 10 सेकंड तक, इतने टाइम तक होगा। सर मैं पूछा कितनी बार प्रिंट होगा ये पूछा है। सर मैंने 1 सेकंड को एक बार काउंट किया। 11 बार। चलो तो infinite time होता रहेगा।
राइट सर ये आंसर भी है इनफाइनाइट टाइम जाएगा। चलो राइट हेलो सर, राइट आंसर 10 है, 10 सर बताना। देखो अब कैसे है, देखो अब कैसे है। तो एक मिनट रुको। सबसे पहले हमारा मेन स्टैक, वेब एपीआई। वेब एपीआई कितनी भी हो सकती है, 2 बना रहा हूँ इस केस में। दिस इज द क्यू, दिस इज द इवेंट लूप। ठीक है, तो नेट ए इज इक्वल टू ट्रू, मेमोरी पे कहीं ए इज इक्वल टू ट्रू बन गया। सेट इंटरवल आया, सेट आई लिख रहा हूँ, मेन स्टैक में आते निकल कर कहाँ चला गया, वेब एपीआई में चला गया। ठीक है, सेट टाइम आउट आया, आते कहाँ चला गया, वेब एपीआई में चला गया। ठीक है, अब ये रन हो रहा है, ये 10.5 सेकंड के लिए रन होगा और ये 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुई, ये वाला फंक्शन इसे कॉल बैक 1 बोल रहा हूँ, इसे CB1 बोल रहा हूँ, कॉल बैक 1। ठीक है, CB1 कहाँ जाएगी, क्यू में आ जाएगा। CB1 क्यू में आ जाएगा जैसे ही 1 सेकंड खत्म होगा। ठीक है, और CB1 आकर एग्जीक्यूट होगा। CB1 आएगा, एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो। क्यों, इफ ए ट्रू है, ए की वैल्यू ट्रू है, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, एक बार हेलो प्रिंट हो चुका। हेलो कितनी बार प्रिंट हो चुका, एक बार हेलो प्रिंट हो चुका। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर अगले 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, CB1 को क्यू में फेंकेगा। फिर अगले 1 सेकंड के बाद CB1 को क्यू में फेंकेगा। ये हर 1 सेकंड के बाद चलता रहता है, हर 1 सेकंड के बाद CB1 को चलाता रहेगा। फिर CB1 आएगा अगले सेकंड, फिर CB1 मेन स्टैक में आएगा, एग्जीक्यूट होगा और हेलो 2 बार प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब भी 2 सेकंड हुई हैं, सपोज करो 10 सेकंड हो गई, तो ये CB1 10 बार आ चुका होगा। एग्री करते हो, है ना, CB1 यहाँ पर 10 बार आ चुका होगा। यस तो सर। हेलो भी आपका 10 बार प्रिंट हो चुका होगा। सर कैसे, आप तो बोल रहे हो कि सेट इंटरवल हर एक 1 सेकंड के लिए गैप लेता है। हर 1 सेकंड में CB1 को क्यू में फेंक देता है वो। सर सेट इंटरवल फंक्शन जो है, सेट इंटरवल हर एक 1 सेकंड के बाद चलता है, तो ये 10 सेकंड में 1 सेकंड चला और सेकंड समय में वो अपना इंटरवल क्लोज कर देगा ना, मतलब फंक्शन बंद हो जाएगा, फिर 3rd सेकंड में वो ऑपरेट होगा। 1 सेकंड का गैप लेके चल रहा है ये फंक्शन ना। हर 1 सेकंड में अपने कॉल बैक को कॉल लगाता है ये फंक्शन, खुद दोबारा रन नहीं होता है। हर 1 सेकंड में इस वाले फंक्शन को रन करता है। इस वाले फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन है ना। यस सर। हर 1 सेकंड के बाद एक कॉल बैक को रन कर देता है ये। मतलब हर 1 सेकंड में ये नया कॉल बैक सेंड करवाता है। बिल्कुल, हर 1 सेकंड में नया CB1 कॉल कराता है। तो CB1 ने हेलो कितनी बार प्रिंट कर चुका है, 10 बार हेलो प्रिंट कर चुका है 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 10 बार हेलो प्रिंट कर चुका होगा CB1। क्यों, हर 1 सेकंड में अगर एक बार आया तो 10 सेकंड में कितनी बार आया, 10 बार आया, है ना। तो मुझे 10 लगा बार 1 सेकंड का गैप लेके कर रहा है। हाँ जी, 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका। अभी 11वीं सेकंड आई नहीं है, अभी 10.5 सेकंड चली है। यहाँ पर कौन आएगा, CB2। अगर मैं इसे CB2 बोलूं, कौन आएगा, CB2 10.5 सेकंड पर। 10.5 सेकंड पर मेन स्टैक खाली है, CB2 यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट होगा, क्या करेगा, ए को ट्रू की जगह फॉल्स कर देगा। ठीक है, फिर जैसे ही 11 सेकंड होगी, कौन आएगा, CB1 दोबारा आएगा। CB1 दोबारा आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। CB1 एग्जीक्यूट होने लगा 11 सेकंड पर। उसने क्या बोला, इफ ए क्या ट्रू है, नहीं, तो हेलो प्रिंट नहीं हुआ, ऐसे कैसा निकल गया बिना हेलो प्रिंट करे। तो हेलो टोटल कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार। लेकिन उसके बाद भी तो आएगा ना जो CB1 होगा वो, हाँ तो चलता रहेगा, बट ए हमेशा बार false आते रहेगा 1 सेकंड बाद। हाँ, ए फॉल्स मिलेगा, लेकिन हमेशा हेलो तो प्रिंट नहीं होगा ना कभी भी हो। सर लेकिन जब 11 सेकंड में तो रिक्वेस्ट चली गई होगी ना, कॉल बैक फंक्शन चला नहीं जाएगा स्टैक में 11 सेकंड में। चला गया 11 सेकंड में, देखो कॉल बैक फंक्शन आया, मैंने कब मना किया, बट ए ट्रू नहीं रहा, ए फॉल्स है। 10.6 सेकंड पर ही सेट टाइम आउट उसे फॉल्स कर चला गया। दोबारा देखो सर सेट टाइम आउट एक बार चलता और इंटरवल वाला हर चलता रहता है, हर सेकंड चलता रहता है। ठीक है सर। सर स्टॉप करवाना पड़ेगा ना इंटरवल वाले को। स्टॉप करवा सकते हो क्लियर इंटरवल यूज करके। ठीक है, ओके। बट ये वाला तो इनफिनिट लिखा था ना, इसको मैंने कहीं पर स्टॉप नहीं किया ना। हाँ तो ये चलता रहेगा ना मतलब। हाँ जी, ये चलता रहेगा हमेशा, बिल्कुल।
ठीक है, देखो सेट इंटरवल का कॉल बैक है, सेट आई का कॉल बैक है C1 को कॉल लगाता है, ये C1 को कॉल लगाता है हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड के अंदर C1 को कॉल लगाता है ये। और सेट टाइम आउट का कॉल बैक है C2, ये सिर्फ 10.5 सेकंड के बाद, 10.5 सेकंड के बाद इसको एक बार कॉल लगाएगा, C2 को सिर्फ वंस, ओनली वंस कॉल लगाएगा। ठीक है, अब सेट इंटरवल यहां पर आया, वेब एपीआई में चला गया, सेट टाइम आउट आया, वेब एपीआई में चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्यू है, यहाँ पर हमारा इवेंट लूप है। ठीक है, अब 1 सेकंड बीत गया, यहाँ पर बना लेते टाइम मैप, 1 सेकंड बीत गया। 1 सेकंड के बाद बताओ क्या होगा, C1 को क्यू में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? डाला जाएगा सर। आ जाएगा। C1 आ गया यहाँ पर। अब मेन स्टैक खाली है या नहीं है? खाली है। खाली है। C1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, C1 हेलो प्रिंट कर देगा, मानते हो, क्योंकि A ट्रू है अभी, A की वैल्यू ट्रू है अभी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पर अप टू 10 सेकंड तक एक सेम काम होगा, अप टू 10 सेकंड तक सेम काम होगा, हेलो प्रिंट होता रहेगा। तो हेलो कितनी बार प्रिंट हो चुका होगा? 10 बार, है ना। अब ये यहाँ पर सेट टाइम आउट 10.5 सेकंड चल रही है, अब यहाँ पर 10.5 सेकंड पर पहुंचे, सेट टाइम आउट का काम कंप्लीट हुआ, उसने C2 को भेजा, यहाँ पर स्टैक खाली है, C2 एग्जीक्यूट होगा, C2 क्या करेगा, A को फोल्स कर देगा। ठीक है, फिर 11 सेकंड पर C1 वापस आएगा, यहाँ पर स्टैक खाली है, ये एग्जीक्यूट हो चुका, स्टैक खाली है, C1 रन होगा, क्या देखेगा, ये तो फॉल्स है, अब हेलो प्रिंट नहीं करेगा, रन होगा, अब अभी भी C1 आता रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि C1 आना छोड़ देगा, बट ये फॉल्स है, हेलो प्रिंट करना छोड़ देगा, वो हेलो 10 बार से ज्यादा प्रिंट नहीं होगा। यकीन नहीं आ रहा तो करके देख लो। तो अगर सेट इंटरवल में इफ की जगह व्हाइल भी होता तब भी 10 टाइम्स ही होगा ना वो हेलो प्रिंट? नहीं, व्हाइल और इफ में फर्क है सर, तब तो इनफाइनाइट होता है ना, व्हाइल लूप चल रही है, मींस सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। और सेट इंटरवल का दूसरा कॉल बैक कभी आ ही नहीं पाता, सोच के देखो, अगर आपने सेट इंटरवल में 1 सेकंड के बाद व्हाइल लूप चला दिया, मैं एग्री करता हूँ, देखो व्हाइल लूप कहाँ पर रन होगा, मेन स्टैक में, मानते हो? यस सर। व्हाइल लूप मेन स्टैक में रन होगा। यस सर। और व्हाइल लूप अगर एक बार मेन स्टैक में आया, वो मेन स्टैक को कभी खाली नहीं करेगा। हाँ। क्या आपके सेट इंटरवल का दूसरा कॉल बैक कभी भी मेन स्टैक में आ सकेगा? नहीं, है ना, तो इस बात को सोचो। 10.5 की जगह 11 होता तो ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट इंटरवल हर एक सेकंड में कंसोल डॉट लॉग, नहीं इफ ए इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग हेलो, इफ ए फिर कंसोल डॉट लॉग हेलो। Done. Let A equals to true. Set timeout. A equals to false. रन करते हैं। हाँ जी, देख लो कितनी बार प्रिंट हुआ है हेलो, काउंट कर लो इसे, 1 2 3 4 5 11 सेकंड्स होता तो 7 8 9 10 10.5 की जगह, क्या 10.5 की जगह 11 सेकंड्स तो 11 सेकंड करोगे तो भी 10 ही बार प्रिंट होगा। अब सोचो क्यों, तो फिर तो साइज डिपेंड करेगा ना। यहाँ पर मैं 10, चलो 10,000 करता हूँ, तो मुझे बताओ कि कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? 9 बार, 9 टाइम्स। क्यों? अच्छा चलो एक मिनट रुको, नहीं सर 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। 10,000 10 करता हूँ, बताओ अब 10 बार होगा, अब 10 टाइम्स होगा, 9 बार ही होगा।
अब इसके पीछे की कहानी सुननी पड़ेगी। मुझे पता अजीब है, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी अजीब लगा था, बट इसके पीछे की कहानी सुननी। वो एग्जीक्यूशन के लिए भी तो टाइम लेगा ना 10वें के लिए। रीजन तो यही है, बट ठीक है चलो देखते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रीजन तो एग्जैक्टली यही है जो आपने बोला है, बट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका सेट इंटरवल था उसका कॉल बैक था C1, सेट टाइम आउट था उसका कॉल बैक था C2। आपके मेन स्टैक में सेट इंटरवल आया, वेब एपीआई में चला गया। सेट टाइम आउट आया, वेब एपीआई में चला गया। अभी क्यू खाली है, इवेंट लूप, मेन स्टैक खाली है, ठीक है। तो सेट इंटरवल आपका 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद क्या करेगा, कॉल बैक को यहाँ पर भेजेगा, कॉल बैक को यहाँ पर भेजेगा, कॉल बैक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। सिमिलरली फिर से भेजेगा, फिर से चला जाएगा। ये वाला काम रिपीटेडली वो कितनी बार करेगा, 10 बार करेगा, 10 बार करेगा। और सेट टाइम आउट, सॉरी 10 बार क्यों, 9 बार कर चुका होगा, 9 बार कर चुका होगा, ठीक है, 9 बार कर चुका होगा। मान लो एक बार के लिए 9 बार किया, 10वीं बार करने वाला है, 10 सेकंड पर करेगा। और सेट टाइम आउट ये वाला काम जो सेट इंटरवल लेके कितनी बार करेगा बताओ। सेट टाइम आउट 9 या 10 बार करेगा, 9 या 10, मैं अभी चलो वो नहीं डिफाइन करता हूँ कि 10 बार करेगा या 9 बार करेगा। सेट टाइम आउट कितनी बार करेगा, ये तो एक बार ही करेगा, एक बार, सिर्फ तो एक एक ही बार, बार से। सिर्फ एक बार, है ना। तो सेट इंटरवल का यहाँ से इस लूप में घूमने में, सेट इंटरवल का यहाँ पर इस लूप में घूमने में कुछ तो टाइम वेस्ट हुआ होगा यार, कुछ तो, मैं मानता हूँ कि बहुत कम है, बट वो कुछ तो टाइम होगा, मानते हो। जब माइन्यूट सेकंड जो कुछ तो होगा ना, वो माइन्यूट सेकंड यही 10 वो है, 10 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड है ये, यानी कि 0.010 सेकंड, ठीक है। तो ये वही सेकंड है, इस वजह से साला 9 बार ही प्रिंट होता है बस। मतलब सर 11th मिलीसेकंड अगर करें तो मतलब फिर चल पड़ेगा, मतलब बिल्कुल 11th नहीं, ये 50 के बाद चलता है, लगभग 50 के बाद चलता है, मतलब कि 0.05 मिली सेकंड खा जाता है 10 हमारा, 50 के बाद चलता कितना टाइम वेस्ट होता है इसका, मतलब एक बार आने में, स्टैक में वापस जाने में। एक मिनट रुको, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगता है, बट मैंने भी टेस्ट करके देखा है, बस आपके लोगों की तरह ही, आप लोगों की तरह ही मैंने भी टेस्ट करके देखा है। तो टेस्ट करने से मुझे पता चलता है कि 50 के बाद सही चल जाता है, 10 ही बार प्रिंट होता है। बट 50 से पहले, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूं, सर 10 50, करने पे मतलब भी ये तो फिर अगर 10 हम बार ही टाइम ज्यादा करना है। लेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा सर। क्या, अगर हम इसमें टाइम ज्यादा ले लें तो बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। 1 सेकंड से कम ले लें। 1 सेकंड तक तो पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ 9 बार प्रिंट होगा, पहले देख लेना। 3 3 6 कितने हो गए, 9 ही है ना, हाँ जी 9 है, ठीक है, 9 बार प्रिंट हुआ है। अब मैं इसे 50 भी कर देता हूँ तो भी 9 ही बार होगा लगभग, 50 से ऊपर जाते ही फिर वो सही हो जाता है। सर इंटरवल में हाफ सेकंड ही बनाओ। 9 50 से ऊपर जाते हैं अब। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अरे 0.01 सेकंड है, ज्यादा है। एक्स्ट्रा 55 करो सर। पाँच 6 7 8 9 ही है, 55 3 3 6 3 9 60 करके देखते हैं। पॉइंट निकालना चाहते हो कि किस पॉइंट पर हो रहा है 60। सर फिर तो इंटरवल के अंदर अगर ओ स्टेटमेंट लेंगे तो उस पर भी डिपेंड होगा। और 9
सर 90 से ज्यादा इसमें पे होगा, सिर्फ 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा पे हो रहा है। यस, हाँ जी 90 पे तो हो रहा है। 80 पे और करके देख लेते हैं। 90 पे 10 बार हुआ है, मतलब बस वही रीजन है कि उसमें सेट इंटरवल में कुछ टाइम जाता है और वो टाइम मुझे नहीं पता कितना जाता है, और कहीं पर किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ कि कितना टाइम जाता है। तो सर ये पिछले क्वेश्चन में भी 9 बार, मतलब जो आपने दिया था उसमें 9 बार होना था। आई थिंक 10 बार चल गया सर। हाँ जी 10 बार चल गया, 90 को जरूरी नहीं है, 10 बार चल गया। 70 पे चला के देख लेते हैं। कंप्यूटर की स्पीड पे भी वेरी करता है। मेरे शायद उस वाले कंप्यूटर पे 50 पे चल गया था, जो मेरा फास्ट वाला कंप्यूटर है i7 वाला, उस पर चल गया था। ये i5 मेरा है। 6 बार ही चल रहा है। 6 पे चल रहा है आपका? मेरा 6 बार ही चल रहा है, ये हेलो हेलो 6 बार ही अरे प्रिंट हो रहा है। आपने तो कुछ और गड़बड़ की होगी फिर। सर प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा है। प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा यार, ठीक है। सर मतलब कि साइज exact तो प्रोसेसर पे डिपेंड सर साइज पे भी करेगा ना? फंक्शन के साइज पर भी, मतलब कि पता नहीं है किस चीज पर डिपेंड करेगा, बट रीजन ये है कि उस लूप में घूमने की वजह से वो जाता है, ठीक है। बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लगभग मिली सेकेंड्स में डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट मिली सेकेंड्स में रहेगा। तो कोई आपको यहाँ पर 10,100 लिख दे, मतलब कोई पूछेगा तो नहीं, बस आप कभी कहीं फंसो मत, इसलिए मैंने बता दिया ये चीज, ठीक है। कि सर ऐसा होता है। सर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। एग्जांपल लेकिन देके ये वाला केस रेयरली कोई पूछेगा कि यहाँ पर आपको 10,000 20 करके दे देगा कोई, ये वाला केस शायद रेयरली कोई पूछे। तो उनको जवाब देना, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसर, मुझे नहीं पता 9 या 10 बार प्रिंट होगा, आई डोंट नो। या तो 9 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कोई 10,100 दे दे, फिर पूरा जोर से बोल देना कि 10 बार प्रिंट होगा, ठीक है। बट अगर 10,100 से कोई भी कम रखे, उसे क्या बोलोगे? इट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसर, आई डोंट नो कि 9 बार होगा या 10 बार होगा। सर इधर 10,000 डालूंगा तो 10 बार ही होना चाहिए ना प्रिंट तो? 9 10,000 बार डालोगे तो 10 बार नहीं होगा पक्का, फिर तो 9 बार ही होगा, फिर तो पक्का ही 9 बार होगा। तो उसके 10,000 से ऊपर कुछ जाते हो अगर आप, तो फिर मुझे नहीं पता, हर कंप्यूटर में अलग अलग आंसर आता है। फिर वो एक्सप्लेन करना, वही वाला 10,000 पे 9 क्यों हुआ था, मतलब 10 क्यों नहीं 10,000 हुआ? पे 9 क्यों आता है? 10,000 पे तो 9 आएगा ही आएगा ना यार, क्योंकि देखो सेट इंटरवल इतनी बार क्या कहते हैं आया और गया, कॉल बैक को इतनी बार उसने फेंका, मेन स्टैक पर कॉल बैक रन हुआ, फिर कॉल बैक को फेंका, फिर मेन स्टैक पर कॉल बैक रन हुआ। मतलब कि सेट इंटरवल ने ज्यादा बार ये प्रोसेस की है, जो कि सेट टाइम आउट सिर्फ एक बार करता है, जो कि सेट अच्छा, टाइम आउट मतलब सिर्फ जैसे एक ही बार 10वां करता है। सेकंड जैसे ही 10वां सेकंड होता है वो एक ही वैल्यू को फॉल्स कर देता है। तो इसने कुछ माइन्यूट सेकंड उसमें वेस्ट कर दिए होंगे कॉल बैक को फेंकने में, कॉल बैक को फेंकने में इसने कुछ माइन्यूट सेकंड वेस्ट किए होंगे एज कम्पेयर टू सेट टाइम आउट। वो माइन्यूट सेकंड 10 से थोड़े ज्यादा ही होते हैं, हमेशा हमेशा थोड़े ज्यादा ही होते हैं माइन्यूट से सेकंड, ठीक है। सर ये मेरा 80 पे भी 10 आ रहा है। क्या 80 पे भी 10 आ जाता है? क्या कह रहे हो? 80 पे भी 10 बार हेलो प्रिंट हो रहा है मेरा। 3 बार का क्या चक्कर है? ये 3 बार क्या है, 9 बार या 10 बार ही तो है। 3 बार नहीं सर, 10 बार हेलो प्रिंट हो रहा है 80 पे, 80 टाइम। 80 पे? हाँ 80 पे तो मेरा भी 10 बार ही हुआ था भाई, ठीक है। सर ये सेट इंटरवल इनफाइनाइट टाइम चलेगा क्या? हाँ यार, अगर इसको क्लियर करना है तो देखो ऐसे करते हैं लोग, ये भी बता देता हूँ। वैर इंटर वेरिएबल है, इंटर एक वेरिएबल है और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये देखो हर 1 सेकंड के बाद ये चलेगा कंसोल डॉट लॉग हेलो, और 10 सेकंड के बाद क्लियर इंटरवल हो जाएगा। क्लियर इंटरवल का मतलब इंटरवल यहीं पर रुक जाएगा। तो मैं से 10,500 अगर कर दूं तो वही सेम काम हो जाएगा आपका। अगर मैं 10,500 कर दूं तो सेम काम हो गया आपका, 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप प्रोग्राम रुक जाएगा। बिना इंटर का यूज किए कैसे करेगा? सर उसमें आईडी भी तो पास जो करनी पड़ेगी वेरिएबल ना? लिया है वो तो यूज किया ही नहीं। क्या? अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर इंटर पास करना भूल गया।
हाँ जी, इंटर भी तो पास करना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल को क्लियर करना है, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है जी, 10 बार हेलो प्रिंट हुआ और फिर क्लियर इंटरवल की वजह से क्या हो गया, सेट इंटरवल बंद हो गया। ये सेट इंटरवल बंद हो गया क्लियर इंटरवल की वजह से। क्लियर इंटरवल इंटर उसकी वजह से बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे इंटरवल को बंद कर। सर एक बार हाँ बता जी, देना दोबारा सर, क्लास इंटरवल क्या बता दूं? सर, एक क्लियर इंटरवल वाला बता दीजिए एक बार। सर हाँ, क्लियर इंटरवल देखो कैसे होता है कि सेट इंटरवल को आप एक वेरिएबल पर स्टोर कर दो। सेट इंटरवल को जो लिखा था हमने नॉर्मली उसको एक वेरिएबल पर स्टोर कर दो और क्लियर इंटरवल में वो वेरिएबल पास कर दो, तो ये वाला इंटरवल क्लियर हो जाता है। ये वाला इंटरवल जो हमने बनाया था ये क्लियर हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है चलना। ठीक है, वहीं पर रुक जाएगा, ये वहीं पर रुक जाएगा। सर ये सेट इंटरवल सर कैसे रहा है, इसमें वेरिएबल ने लिया है, इंटर का यूज करेंगे तभी चलेगा ना ये। मैंने कॉल भी तो लगा दिया साथ के साथ। अच्छा, साथ के साथ कॉल भी तो लगा दिया, यस सर। है ना? ठीक है यार, तो आज की क्लास यार यहीं पर खत्म कर रहा हूँ मैं, कॉल बैक्स पढ़ के। रीजन ये है कि कोविड पॉजिटिव आई है मेरी रिपोर्ट, तो मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है अभी करंटली। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज। या फिर मैं कुछ ऐसा कराया करूँगा, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे मतलब बीच में गैप लेके ले लिया करूँगा क्लास, क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं बोला जा रहा। फिर कोई दिक्कत यस सर, नहीं। यस सर। गेट वेल सून सर। ध्यान रखिए सर अपना। टेक केयर सर। कल तो सर क्लास नहीं है ना? कल तो सर क्लास कल क्लास नहीं है आपकी, कल आपकी क्लास। सर बाय। यस टेक केयर सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।